वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक तमिल सस्पेंस मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है सिनम। पहले ये मूवी थिएटर में रिलीज हुई, उसके बाद नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पे। कहानी ये है कि एक पुलिस ऑफिसर की बीवी का कत्ल हो जाता है। सो वो पुलिस ऑफिसर अपने वाइफ की केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है कि किसने इसकी वाइफ को मारा, वजह क्या है। क्लाइमैक्स में जाकर इस मूवी का सस्पेंस रिवील होता है। तो चलिए बिना टाइम इसके लेट्स स्टार्ट। उससे पहले उठा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही मुरली नाम का एक लोकल गुंडा अपने गैंग के साथ किसी लोकल बार में दारू पीते रहता है। अब उसी बार में परी वेंकट नाम का एक एसआई होता है। मुरली को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन ये मुरली इंस्पेक्टर को कॉल करके पारी का मजाक उड़ाने लगता है। पारी को गुस्सा आकर मुरली और उसकी गैंग से फाइट वगैरह करने लगता है। एक्चुअली बात यह है कि मुरली किसी बंदे को मारा होता है, लेकिन इंस्पेक्टर मुरली के लॉयर से पैसे लेकर मुरली को बिना अरेस्ट किए छोड़ देता है। अब पारी ठहरा एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर, इसीलिए मुरली को अपने साथ ले जाने के लिए आता है। सो फाइनली मुरली की बहुत पिटाई करके से पुलिस स्टेशन में डाल देता है। अब पारी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो पारी की वाइफ का नाम होता है मधु। इन दोनों की एक छोटी सी बच्ची होती है। पारी और मधु की लव मैरिज हुई थी। हर रात पारी और मधु अपनी बेटी को कोई न कोई कहानी सुनाकर उसे सुलाते रहते हैं और एक्चुअली वो कहानियाँ आसपास के इंसिडेंट्स को लेकर होता है। फिलहाल पारी अपने ही खुद की लव स्टोरी अपनी बेटी को सुनाने लगता है कि कुछ सालों पहले पारी और मधु की मुलाकात किसी हॉस्पिटल में हुई थी। मतलब इस तरह से यहाँ पर इन दोनों की लव स्टोरी को दिखाया जाता है। फाइनली ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन पारी मधु के घर जाकर मधु के फादर से मधु का हाथ मांगने लगता है, लेकिन मधु का फादर इस शादी से मना कर देता है, जिसकी वजह से पारी और मधु रजिस्टर मैरिज कर लेते हैं। ये खबर सुनने के बाद मधु का फादर मधु से बात करना बंद कर देता है, लेकिन परी मधु को उसके फैमिली की कमी महसूस नहीं होने दे रहा होता। मधु से बहुत प्यार करते रहता है। कुछ दिनों बाद इन दोनों की एक बेटी पैदा होती है। हर प्रेजेंट डे पर मधु पारी से कहने लगती है कि कल रात मेरी माँ ने मुझे कॉल किया था, मेरी छोटी बहन को लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं और मेरी माँ ने हम दोनों को बुलाया। पारी पूछने लगता है, तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारे फादर ने बुलाया? मधु कहने लगती है, हाँ मेरे पापा ने ही मेरी मॉम को कहा। यह सुनने के बाद पारी बहुत खुश होता है। मधु से कहने लगता है, अच्छा ठीक है, मैं अपना काम खत्म करके हम दोनों गांव चलेंगे। उसके बाद पारी मुरली को लेकर कोर्ट आता है। इसी दरमियान में जागा नाम का एक बंदा मौका देखकर मुरली का गला काट देता है, मतलब मुरली का मर्डर कर देता है। उसके बाद जब मधु पारी को कॉल करती है, पारी कहने लगता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा लोचा हो चुका है, मैं नहीं आ सकता, तुम हो के आओ, हम दोनों दोबारा किसी और दिन चलेंगे। सो मधु अपने बेटी को लेकर मायके चली जाती है, वहाँ का फंक्शन अटेंड करने के लिए। दूसरी तरफ पारी और एक और कांस्टेबल उस बंदे को तलाश करते रहते हैं जिसने मुरली को मारा। रात होने के बाद फाइनली पारी उस बंदे को ढूंढ निकालता है। एक्चुअली बात ये थी कि मुरली ने जागा के भाई को मार दिया। जागा ने इसी का बदला लेने के लिए मुरली को मार दिया, और वो भी कोर्ट के पास ही। खैर जागा को पकड़ने के बाद पारी फटाफट से जागा को जज के पास ले जाता है। उसी रात जज जागा को 15 दिन के लिए रिमांड पर भेज देता है। सो ये सब कुछ होने के बाद बहुत रात हो चुकी होती है। मधु चेन्नई आने के बाद पारी को कॉल करती है कि मैं चेन्नई आ चुकी हूँ, लेकिन हमारी बेटी मेरे मायके में ही है, हम दोनों संडे जाकर उसे बुला ले आएंगे। मैं फिलहाल रेड हिल्स बस स्टॉप पर जा रही हूँ, तुम मुझे वहाँ से पिकअप कर लो प्लीज। सो उसी तरह से पारी अपना सब कुछ काम खत्म करके रेड हिल्स बस स्टॉप पर मधु का वेट करते रहता है, लेकिन वहाँ पर मधु मौजूद नहीं होती, न ही उसका फोन कनेक्ट हो रहा होता। पारी दोबारा दूसरे बस स्टॉप पर जाता है जहाँ पर पहले मधु बस से उतरी थी, लेकिन मधु उस बस स्टॉप पर भी नहीं होती। इसी रास्ते के दौरान कांस्टेबल पारी को कॉल करके रेड हिल्स बस स्टॉप के तालाब के पास आने के लिए कहता है, मतलब उस तालाब के पास किसी कपल की डेड बॉडी पाई गई। सो पारी क्राइम स्पॉट की इंस्पेक्शन करने के लिए उस जगह पर जाता है। वहाँ पर जाने के बाद पारी को ये बात पता चलती है कि उस जगह पर मधु की लाश है और मधु के बगल में एक और बंदा भी मरा पड़ा है। मधु की लाश को देखने के बाद बेचारा पारी बहुत रोने लगता है कि सब कुछ मेरी गलती है मधु, मुझे माफ कर दो, मुझे तुमको अकेला भेजना नहीं चाहिए था। इस तरह से बहुत फूट फूट के रोने लगता है। उसके बाद मधु का अंतिम संस्कार का प्रोग्राम किया जाता है। यह होने के कुछ दिनों बाद इंस्पेक्टर पारी को पुलिस स्टेशन बुलाता है, मतलब इसी केस के बारे में कुछ पूछताछ करने के लिए। अब ये इंस्पेक्टर थोड़ा घमंडी किस्म का टाइप होता है। पारी से पूछताछ करते हुए मधु के बारे में अनाप शनाप बकने लगता है कि मधु के बगल में जो बंदा मरा पड़ा था, मधु और उस बंदे का अफेयर चल रहा था, वो दोनों अपने घर से भाग रहे थे, शायद उन दोनों के बीच कुछ झगड़ा वगैरह हो गया। अक्सर ऐसे केसेस में ऐसा ही होता है। ये सारी बातें पारी से बर्दाश्त नहीं होती, गुस्से में आकर उस इंस्पेक्टर का हाथ तोड़ देता है। जब ये बात कमिश्नर को पता चलती है, कमिश्नर पारी को अंडर सस्पेंशन में रख देता है। खैर मधु के मरने के बाद बेचारा पारी बहुत डिप्रेशन में जाने लगता है।
हमेशा गुमसुम सा रहता, ना अपना ख्याल करता, ना अपनी बेटी का ख्याल करता, ना ये टाइम पर खाता, ना अपनी बेटी को टाइम पर खाने के लिए देता। एक दिन मधु के माँ बाप पारी के पास आते हैं क्योंकि उस इंस्पेक्टर ने मधु के अफेयर के बारे में न्यूज चैनल्स में डाल दिया था। सो पारी के पास आकर रोने लगती है कि हमारी बेटी ऐसी नहीं है। अब पारी भी अच्छी तरह से जानता है कि मधु कैसी है। मधु के माँ बाप के पास मधु ना होने की वजह से मधु के माँ बाप मधु की बच्ची को अपने साथ ले जाते हैं। पारी भी सोच लेता है कि इसकी बच्ची इसके पास होने से बेहतर इसके नाना नानी के पास रहे, वही बेहतर होगा। दूसरे दिन पारी मधु की ऑटोप्सी रिपोर्ट लेने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाता है। इसी बात को कंफर्म करने के लिए जब ये डॉक्टर उस इंस्पेक्टर को कॉल करता है, वो इंस्पेक्टर इस डॉक्टर को सच्चाई बता देता है कि पारी अंडर सस्पेंशन में है, इसको कुछ भी रिपोर्ट ना दो। सो ये डॉक्टर उसी तरह से पारी को बाहर दफा होने के लिए कहता है। पारी को कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। दूसरी तरफ कमिश्नर इंस्पेक्टर को बुलाकर डांटने लगता है, क्या ये कोई तरीका है केस को इन्वेस्टिगेशन करने का? और वैसे भी मुझे ये बात पता चली कि तुमने ही जानबूझकर पारी को उकसाया, उसकी वाइफ के बारे में अनाप शनाप बक रहे थे, इसीलिए पारी ने तुम्हारा हाथ तोड़ दिया। वैसे भी तुम मेडिकल लीव लेना चाहते हो ना, तुम जाओ यहाँ से अब। इंस्पेक्टर जाने के बाद उसी वक्त कमिश्नर पारी को अपने पास बुलाता है और पारी को दोबारा ड्यूटी में ज्वाइन होने के लिए कहता है। पहले तो पारी मना करने लगता है, नहीं सर, अब मैं ड्यूटी पर ज्वाइन नहीं हो सकता। क्या फायदा ऐसी हॉनेस्ट ड्यूटी करने का, मैं अपनी वाइफ की ऑटोप्सी रिपोर्ट ले नहीं पाया। 2 कौड़ी के लोग मेरी वाइफ के बारे में अनाप शनाप बक रहे हैं, मैं खुद अपनी बीवी को इंसाफ दिलाऊंगा। कमिश्नर समझाने लगता है कि देखो पारी, तुम ड्यूटी पर रहकर कुछ भी करो तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम सिस्टम के खिलाफ जाओगे तो तुम भी क्रिमिनल्स के अंडर आओगे। मेरी बात सुनो, ड्यूटी पर ज्वाइन हो जाओ, अपनी वाइफ की केस तुम ही हैंडल करो, मैं तुमको परमिशन देता हूँ। सो बहुत समझाने के बाद पारी ड्यूटी पर ज्वाइन हो जाता है। उसके बाद पारी और कांस्टेबल मधु की केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। सोचने लगते हैं कि मधु को मर्डर करने का क्या रीजन हो सकता है। इस तरह से सोचते हुए पारी 3 पॉइंट्स बोर्ड पर लिखता है। एक है रिवेंज, दूसरा है मर्डर फॉर गेन, तीसरा है सडन क्राइम्स, मतलब कोई पारी का दुश्मन मधु को मार सकता है। दूसरा है पैसे जेवर वगैरह चुराने के लिए। तीसरा है सडन क्राइम्स, मतलब सेक्स के लिए। पैसों के लिए मान लिया जाए तो मधु के पास ना उतने पैसे थे ना उतने जेवर। अब सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, रिवेंज या तो फिर सडन क्राइम्स। सो ये दोनों रिवेंज के एंगल से केस को इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। मतलब पारी अपने दुश्मनों के पास जाकर उनके बैकग्राउंड के बारे में पूछने लगता है, मतलब पिछले 4 दिनों में ये लोग क्या क्या कर रहे थे, क्या क्या एक्टिविटीज किया। सो सारे लोगों से पूछताछ करने पर यह बात पता चलती है कि मधु का मर्डर रिवेंज की वजह से नहीं हुआ। उसके बाद पारी कांस्टेबल से कहने लगता है कि पहले हमको ये पता करना होगा कि मधु ने रेड हिल्स बस स्टॉप पर आने के लिए कौन सा ऑटो लिया था, नॉर्मल ऑटो या शेयर ऑटो। अगर इसका पता चल जाए तो केस थोड़ा आगे बढ़ सकता है। यह आइडिया दिमाग में आने के बाद पारी फटाफट से नॉर्मल ऑटो लेकर रेड हिल्स बस स्टॉप के पास जाता है और इस ऑटो से टाइमिंग नोट डाउन करता है कि रेड हिल्स बस स्टॉप पर आने तक मधु को कितना टाइम लगा होगा। और इसी तरह पारी शेयर ऑटो से भी ट्रैवल करता है, उसका टाइमिंग भी नोट डाउन कर लेता है। सो पता चलता है कि मधु कंफर्म से शेयर ऑटो लिया होगा, क्योंकि उस रात मधु ने जिस टाइमिंग का जिक्र किया था वो टाइम एग्जैक्टली शेयर ऑटो से मैच होता है। दूसरे दिन पारी उन दोनों एरियाज का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है और पारी को जिन शेयर ऑटोस पर शक होता है उन सारे शेयर ऑटोस के नंबर नोट डाउन करते रहता है। कांस्टेबल से कहने लगता है कि कल तक ये सारे ऑटो वाले पुलिस स्टेशन के पास आना होगा। इसी दरमियान में वो कांस्टेबल हिचकिचाते हुए पारी से कहने लगता है कि सर, मधु मैडम का ऑटोप्सी रिपोर्ट आया। पारी कहने लगता है, ये बात तुम आप बता रहे हो मुझे, लाओ मेरे हाथ में दो। सो कांस्टेबल दोबारा हिचकिचाते हुए पारी के हाथ में वो ऑटोप्सी रिपोर्ट रखता है। ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़ने के बाद पारी को ये बात पता चलती है कि मधु का बहुत ही बेरहमी से आरएपी हुआ था। आरएपी करने वाले 3 से ज्यादा ही लोग थे। ये होने के बाद बेचारा पारी बहुत दुखी होने लगता है। उसके बाद पारी और कांस्टेबल्स उस दुकान वाले के पास जाते हैं जिसने पहले उन दोनों की लाश को देखा था, पुलिस को इन्फॉर्म किया था। पूछताछ करने पर यह दुकान वाला बंदा कहने लगता है कि सर, एक्चुअली मैंने पहले उन दोनों को लाश को नहीं देखा था। एक लॉरी ड्राइवर पहले मुझे आकर कहा, मैंने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया। जब वो लॉरी ड्राइवर मेरी दुकान के पास आकर चाय वगैरह पीता रहता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे वो नजर नहीं आया। सो कांस्टेबल अपना नंबर उस दुकान वाले को देकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो लॉरी ड्राइवर इस दुकान वाले के पास आता है दोबारा चाय वगैरह पीने के लिए। ये दुकान वाला बंदा उस लॉरी ड्राइवर को अपनी बातों में लगाकर पारी और कांस्टेबल को कॉल करके बताता है, लेकिन उस बंदे को जल्दी होने पर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो दुकान वाला बंदा उस लॉरी का नंबर नोट डाउन कर लेता है।
जब पारी और कांस्टेबल उस दुकान वाले बंदे के पास आते हैं, दुकान वाला बंदा कहने लगता है, अरे सर वो लॉरी वाला अभी भी यहाँ से गुजरा है, ये लीजिए नंबर। सो ये दोनों फटाफट से उस लॉरी को चेस करके उस लॉरी को फाइंड आउट करके उसको रोक लेते हैं। पारी पूछने लगता है कि तुमने पहले उन दोनों की लाश को देखा तो तुमने क्यों पुलिस वालों को इन्फॉर्म नहीं किया, बताओ सच क्या है। ये बंदा कहने लगता है कि सर एक्चुअली उस रात में हल्का होने के लिए तालाब के पास जाने लगा, कुछ ही दूरी पर मुझे पैसों से भरा हुआ पर्स मिला, मैं बहुत खुश होकर उस पर्स को मैंने जेब में रख लिया और थोड़ी दूरी पर मुझे एक मर्द और औरत की लाश पाई गई। मैं फटाफट से घबराते हुए दुकान वाले के पास आकर यही बात बताई और वो दुकान वाला बंदा पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया। उस पर्स में के पैसे मैंने खर्च कर लिया, ये लीजिए सर उस बंदे का पर्स। पारी उस जगह पर जाकर मरे हुए बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन लेने लगता है कि एक्चुअली मरा हुआ बंदा नॉर्थ इंडियन था, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था सिवाय उसकी माँ के, इसीलिए उसकी डेड बॉडी को कलेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं आया। खैर उसी रात पारी की बेटी पारी को कॉल करके कहानी सुनाने के लिए कहती है, क्योंकि पारी की बेटी अपनी माँ को बहुत मिस करती रहती है। बच्ची कहने लगती है कि लास्ट टाइम माँ ने मुझे एक बंदर की कहानी सुनाई थी, मैं आपको सुनाती हूँ, वो कहानी कंटिन्यू करिए पापा। ऐसा कहते हुए वो बच्ची पारी को वो कहानी सुनाने लगती है। कहानी सुनने के बाद पारी कहने लगता है कि ये कहानी मैं कल कंटिन्यू करूंगा बेटा, फिलहाल तुम सो जाओ। दूसरे दिन सारे शेर ऑटो वाले पुलिस स्टेशन आते हैं। पारी हर एक के पेपर्स चेक करने लगता है, हर एक ऑटो की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, लेकिन पारी को ऐसा कोई क्लू नहीं मिलता। सारे ऑटो वाले जाने के बाद पारी कांस्टेबल से कहने लगता है कि लास्ट टाइम मधु ने मेरी बेटी को एक कहानी सुनाई थी और एक्चुअली हम दोनों हमारी बेटी को कहानी ऐसे ही नहीं सुनाते, आसपास के इंसिडेंट्स को देखकर हमारी बेटी को कहानी सुनाते हैं। कहानी ये है कि एक किसान के पास एक छोटी सी खेती थी, लेकिन हर रोज एक बंदर आकर उस खेती को खा लिया करता था, जिसकी वजह से वो किसान बहुत परेशान हो गया था। उस बंदर से छुटकारा पाने के लिए उस किसान ने एक जबरदस्त प्लान किया, तभी मधु का कॉल कट हो गया। इस तरह से कांस्टेबल को वो कहानी सुनाते हुए ज्यादा सोचने लगता है तो पारी को ये याद आता है कि अभी इसने एक ऑटो में बंदर की कीचेन को देखा था। दूसरी तरफ वो ऑटो ड्राइवर अपने घर आता है। इस ऑटो ड्राइवर और उसकी वाइफ से हमको कुछ बातें पता चलती है कि एक्चुअली उस रात इस ऑटो ड्राइवर का बेटा धना इसकी ऑटो ले गया था। मतलब जब धना अपने फादर की ऑटो ले जाया करता था तो धना का फादर धना पर शक करने लगता है, लेकिन धना की माँ अपने बेटे की तरफदारी करने लगती है कि मेरा बेटा किसी को मार नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर एक और बात यह है कि धना अपनी 15 साल की उम्र में ही एक लड़की का आरएपी किया था। उस वक्त तो माइनर होने की वजह से वो जेल से छूट गया, लेकिन अगर उस पुलिस वाले को ये बात पता चलेगी कि उसकी वाइफ को मारने में हमारा बेटा धना का हाथ है तो तुम हमारे बेटे को भूल जाओ। लेकिन इसके बावजूद भी धना की माँ अपने बेटे की सपोर्ट करती रहती है। लकीली उसी वक्त पारी उस ऑटो ड्राइवर के घर आकर इन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। दूसरी तरफ धना को दिखाया जाता है जो फिलहाल धना और उसके फ्रेंड्स किसी गैराज में काम करते रहते हैं। तभी वहाँ पर एक स्कूल की बच्ची आती है, धना के फ्रेंड रोमियो के बारे में पूछने लगती है। धना फौरन अपने फ्रेंड रोमियो को कॉल करता है। रोमियो कहने लगता है, अरे मैंने जिस लड़की के बारे में बात किया था ना वो वही लड़की है, उसको ना ड्रग्स चाहिए लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसे है तो तुम राजू से थोड़ा खरीद कर उस लड़की को दे दो, बाद में हम उस लड़की को समझ सकते हो ना। लेकिन धना के पास भी फिलहाल पैसे नहीं होते। रोमियो से कहने लगता है कि तुम एक काम करो, मेरे घर जाकर मेरे बैग में एक छोटी सी बैग है, उसमें थोड़े पैसे है, उन पैसों से तुम माल खरीद कर यहाँ पर आ जाओ। इस तरह पारी धना की माँ को धना को कॉल करने के लिए कहता है। धना की माँ कहने लगती है कि सर मेरे पास तो फोन ही नहीं। उसी वक्त धना अपनी माँ को कॉल करता है ये बताने के लिए कि माँ रोमियो हमारे घर आ रहा है कुछ किताबें वगैरह लेने के लिए। थोड़ी देर के बाद रोमियो धना के घर आकर कुछ पैसे वगैरह ले जाता है, लेकिन ऑफकोर्स वहाँ पर पारी होता है। धना के बारे में पूछताछ करने पर रोमियो पारी को धना के पास ले जाने लगता है और वो भी सिटी के बाहर। किसी सुनसान जगह पर आने के बाद धना और उसके फ्रेंड्स पारी को घेर लेते हैं, पारी को मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन पारी के अंदर तो सिनम भरा होता है ना। सारे लोगों को मार पीट कर रोमियो को उस हादसे के बारे में पूछने लगता है। एक्चुअली उस रात मधु ऑटो के लिए वेट कर रही थी। उसी वक्त धना अपने फादर की ऑटो लेकर बाहर निकला था। धना के साथ साथ रोमियो भी वहाँ पर होता है। ये दोनों मधु को रेड हिल्स बस स्टॉप पर ले जाने लगते हैं। रास्ते के दौरान मधु की बेटी कॉल करने पर मधु अपनी बेटी को एक छोटी सी कहानी सुनाने लगती है। मतलब उस ऑटो में बंदर की किचन होती है ना, उस बंदर को देखकर ही इसको एक कहानी याद आती है। इसी दरमियान में ये दोनों चोरी चुपके मधु की फोटो क्लिक कर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। उसके बाद ये दोनों मधु को जबरदस्ती तालाब के पास लाते हैं। अब वहीं पर पहले से ही धना के दूसरे फ्रेंड्स भी वेट करते रहते हैं। वो सारे लोग मधु के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। उसी रास्ते से जब वो नॉर्थ इंडियन गुजर रहा होता है, ये हादसा देखकर उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है।
लेकिन वो सारे लोग मिलकर इस बेचारे को भी मार देते हैं, उसका सर कुचल कुचल कर। इसी में जब मधु वहाँ से भागने लगती है, धना और उसके फ्रेंड्स मधु को बहुत जख्मी करने लगते हैं और एक के बाद एक मधु के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। मधु का ज्यादा खून बहने की वजह से बेचारी मारी जाती है। अब ये सच सुनने के बाद पारी को इतना गुस्सा आता है, धना और उसके फ्रेंड्स को जान से मार ही देता है और ऑडियंस से कहने लगता है कि जो कोई भी किसी औरत के साथ ऐसा हाल करेगा, ऐसे लोगों को जान से मारना ही बेहतर होगा, क्योंकि इन लोगों को देखकर दूसरों को भी सबक मिले। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।